वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस देश के अंदर, इस मुल्क के अंदर शेर सिर्फ एक ही है और वो फिलहाल गुजरात के जंगलों के अंदर मोदी का मुकाबला करते हुए घूम रहा है। इस इलाके के तमाम बुजुर्गों, नौजवानों, साथियों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे दिल्ली सदर कलीमुल हफीज साहब, हैदराबाद से आए हुए हातिम भाई, शहबाज भाई, आपके अपने चहीते उम्मीदवार सरताज अली साहब, मजलिस के तमाम जिम्मेदारान, 5 नवंबर 2022 को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी पहली लिस्ट जारी की थी और उसमें सिर्फ 2 ही नाम थे जो मुझे कलीम हफीज साहब ने बताए थे कि ये 2 नाम का ऐलान हम कर सकते हैं। तो जो पहली लिस्ट मजलिस ने जारी की थी 2 उम्मीदवारों की, उनमें से एक उम्मीदवार आपका अपना बेटा, आपका अपना भाई सरताज अली का नाम था। और शायद अगर हमने उनका नाम सबसे पहले जारी किया तो अब हम उम्मीद भी यही करते हैं कि जीत की खबर भी सबसे पहले आप हमें सुनाएंगे कि इस इलाके से आपने सरताज अली को जिता कर दिया। मैं सरताज से कई मर्तबा मिल चुका हूं। कुछ नौजवान लड़कों के अंदर एक जज्बा, एक जोश, एक ईमानदारी, मजलिस के लिए मोहब्बत, मजलिस के लिए दीवानगी, ऐसे कुछ नौजवानों के अंदर देखने को मिलती थी। मैं जब सरताज अली जैसे नौजवानों से मिलता था तो मोदी जी ने एक बात कही है, अच्छे दिन आने वाले हैं। मुझे नहीं मालूम है कि देश के अच्छे दिन कब आने वाले हैं, लेकिन ऐसे नौजवानों को देखने के बाद मेरा यकीन पुख्ता हो जाता था कि दिल्ली के अंदर मजलिस के अच्छे दिन आने वाले हैं। और आज जब हमने ये पैदल दौरा शुरू किया, इससे पहले आज दोपहर में मैं, कलीम हफीज साहब, हमारे मजलिस के तमाम जिम्मेदारान सीलमपुर इलाके के अंदर कई किलोमीटर हम पैदल चले और जब यहां पर आए तो किसी एक साहब ने पूछा, आप थक गए होंगे, आज आप बहुत चल लिए। तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि अगर सामने अंधेरा दिखाई देता तो शायद थक जाता, यहां तो मुझे दिल्ली के आसमानों के अंदर पतंग उड़ाई नजर आ रही है, पतंग उड़ती हुई नजर आ रही है। और यही जोश, यही जज्बा इंशाअल्लाह 4 तारीख तक आप लोग ऐसे ही बरकरार रखेंगे। मुझे मालूम है यहां पर अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तौर के ऊपर ये प्रचार कर रही है, जिस तरह से पूरे मुल्क के अंदर करते हैं कि नहीं ये आए हैं तो ये सिर्फ वोट काटेंगे, ये जीतेंगे नहीं, इनके आने से बीजेपी जीत जाएगी। आपको भी यही कुछ बताया जा रहा होगा। 2014 के अंदर जब विधानसभा के इलेक्शन हो रहे थे महाराष्ट्र के अंदर, तो हमें भी यही बोला जा रहा था
कि नहीं ये आए हैं तो अब भाजपा बड़ी आसानी से जीत जाएगी। 2014 के अंदर हमने भाजपा को हराया और वहां से विधायक बनकर आए। 2019 के अंदर उन्होंने कहा ये जो इम्तियाज जलील विधायक चुनकर आया है एक एक्सीडेंट था, विधायक बन गया। अब कहता है कि लोकसभा में भी जाना है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बनना है। ये सेटिंग करके खड़ा हो गया, इसकी पार्टी सेटिंग करके खड़े हो गई ताकि बीजेपी जीत जाए। हमने अपनी आवाम से सिर्फ एक बात कही थी, नौजवानों को हमने सिर्फ एक बात कही थी, इतने सालों से मजलिस नहीं थी मेरे शहर में, हमने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा था, जीत कर कौन आता था? 30 साल लगातार 30 साल से जीत कर आते थे वहां पर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी। हम किसको वोट देते? हमने आज तक कांग्रेस को वोट दिया। मैं खुद, मेरे घर वाले, मेरे शहर के तमाम मुसलमान कांग्रेस को वोट देते। जीत कर कौन आता? तो शिवसेना जीत कर आती। लगातार 30 सालों तक जब हम मैदान में उतरे और जब उन्होंने हमसे ये कहा, लोगों को बहकाना शुरू किया जो आपको आज बहका रहे हैं, चौराहों पर और होटलों के अंदर ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि नहीं, इनको वोट देना मतलब वो जीत कर आएंगे, भाजपा जीत जाएगी। हमें भी कुछ ऐसा ही समझाया जा रहा था। हमने अपनी आवाम से कहा कांग्रेस में अब इतना दम नहीं है शिवसेना को हराने का, एक बार हमको आजमा कर देखो। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी आवाम से यह कहा कि अगर इम्तियाज जलील 3 लाख 3.5 लाख वोट लेकर अगर हारता भी है तो उस हाल में भी हमारी जीत रहेगी, क्योंकि मैंने मुसलमानों को मुत्तहिद करने का काम किया है। हमने अपनी आवाम से कहा एक धक्का लगाओ तो सही। मेरे दलित भाइयों से कहा जो जोश, जो जज्बा मुसलमानों के अंदर था, वही जोश, वही जज्बा, वही जुस्तजू हमारे दलित भाइयों के अंदर भी थी। और वो इसलिए कि हम कौन हैं? तुम समझ रहे होगे कि तुम इंसान है, मैं इंसान हूं नहीं। इन सियासी पार्टियों ने हमें रबर स्टैंप बनाकर रखा है कि इलेक्शन आएगा तो ये कौम, इन्हें बांटना बहुत आसान है, इन्हें खरीदना बहुत आसान है। इनके बस्तियों में जाओ, पैसा फेंको, जिसे चाहे वो वोट करवा लेते थे। हमने ये बातें सब अपनी आवाम को बताई और उनसे एक बार कहा एक बार धक्का लगाओ तो सही। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा धक्का लगाए कि जिस शहर के अंदर 30 सालों से शिवसेना का झंडा लहराता था, भारतीय जनता पार्टी के साथ 30 साल से जीत कर आते थे, मेरी आवाम ने ऐसा धक्का लगाया कि वो झंडे को उखाड़ फेंका और मजलिस का झंडा वहां पे हमने जीत कर लाए। कैसे मुमकिन हुआ? कैसे मुमकिन हुआ? एहतिकाफ में बैठे थे,
वो बुजुर्ग जिन्हें अपनी क़यादत देखनी थी, न मेरे रिश्तेदार थे, न मैंने उन्हें कभी देखा था, लेकिन मस्जिदों में बैठे थे एहतिकाफ में कि नहीं, इम्तियाज जलील को जिताना है। मुझे मालूम नहीं ये नौजवान लड़का पैसे से कितना मजबूत है या नहीं है। मेरे खिलाफ जितने उम्मीदवार थे, लखपति नहीं थे, करोड़पति थे, करोड़पति। ऐसी ही महफिलें सस्ती थी अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की। कभी कांग्रेस का उम्मीदवार आता पैसे की थैली लेकर, कभी शिवसेना वाला आता, गली मोहल्ले के नेताओं को पैसा देता और कहता कि तुम्हारा काम सिर्फ ये है कि इनको किसी तरह से बांटे रखो। मुझे आज भी जब मैं सोचता हूं तो कांटे आते हैं आंख पे, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस हकीकत को मैंने देखा है। एक गरीब मोहल्ले के अंदर कांग्रेस का एक उम्मीदवार पैसा लेकर गया, इलेक्शन से 2 रात पहले वहां के लीडरों को, वहां के दलालों को पकड़ा और कहा कि ये पैसा ले और ये वोट इनके किसी तरह से कम करवा दे, बंटवा दे। वो नेता ने महफिल में खड़े होकर कहा कि ये पैसा तुम रखो, मैं जीत कर आऊंगा तो और पैसे दूंगा तुम्हें। इतनी गरीब बस्ती थी, दिन में लोग मेहनत करने, मजदूरी करने जाते तो रात में उनके घर का चूल्हा जलता। इतनी गरीब बस्ती थी। वो लाखों रुपये उन नौजवानों के लिए क्या मायने रखते थे, मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं। लेकिन उसी महफिल के अंदर एक नौजवान लड़का खड़े रहा और उसने उस कांग्रेस के नेता के मुंह पर यह बोला कि यह पैसा तू तेरे पास रख, और दूसरे नौजवानों से कहा कि अगर तुमको पैसा चाहिए तो मैं दूंगा। दूसरे नौजवान उसे देखकर हंसने लगे कि तू कहां से पैसे लेकर आएगा, तू खुद ऑटो रिक्शा चलाता है, तू कहां से, तेरे पास तो कुछ नहीं है सिवाय एक ऑटो रिक्शा के, तू कहां से पैसे लेकर आएगा। वो नौजवान के जज्बे को सलाम करिएगा। उसने जेब से ऑटो रिक्शा की चाबी निकाली और कहा कि मेरा ऑटो रिक्शा बेच देना, जितना पैसा आए ले लेना, लेकिन इम्तियाज जलील को और मजलिस को धोखा मत देना। मैं सिर्फ ये कहने के लिए आया हूं कि इलेक्शन हमारे महलों के अंदर पैसों के बल पर लड़े जाते हैं। जो शख्स 70 लाख, कोई 90 लाख रुपये अगर टिकट देकर लेकर आता है तो वो आपकी खिदमत करने के लिए नहीं आता है। मुझे बताया गया है कि कांग्रेस के उम्मीदवार, दूसरी पार्टी के उम्मीदवारों ने लाखों रुपया अपनी पार्टी को देकर तुम्हें खरीदना चाहते हैं। उनसे जाकर कहना कि बाजारों के अंदर कुत्ते और बिल्ली बिकते हैं, शेर के बच्चे बाजारों के अंदर बिकते हैं। अगर ये जज्बा आप लोगों का ऐसे ही बरकरार रहा तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह 4 तारीख के दिन यहाँ पर हमारे महज 15 उम्मीदवार हमने एमसीडी के अंदर खड़े किए। 250 है एमसीडी के अंदर, 250 है। कई लोग ये सवाल करेंगे कि 250 है, तुम 15, अगर पूरे के पूरे 15 भी जीत कर आ गए
तो क्या करेंगे? 250 का सदन है, एमसीडी के अंदर 250 काउंसिलर्स हैं, तुम 15 क्या करेंगे? तुम 15 की बात करते हो, पार्लियामेंट के अंदर तो सिर्फ 2 शेर के बच्चे बैठे हुए हैं और यहां तो छोटे छोटे प्यादों के सामने तुम्हें बैठना है। हम तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की आंखों में आंखें डालने की हिम्मत रखते हैं। वो कहते हैं, मैं असद साहब को जब अकेले पार्लियामेंट के अंदर देखता था, आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि 550 का ऐवान पार्लियामेंट लोकसभा का, अकेला एमपी। मैं सोचता था कि असद साहब को इतनी हिम्मत कहां से आती है कि इतने बड़े ऐवान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 300 से ज्यादा, जब भी असद साहब खड़े रहे तो अलग अलग तरह के नारे लगाते हैं। मैं जब सोचता था कि असद साहब को हिम्मत कहां से आती है, मैं जब गया तो मुझे ये एहसास हुआ कि असद साहब को हिम्मत यहां से आती है। मेरे भाइयों, ये आप लोगों के बाद से हिम्मत मिलती है। अरे जीतेगा यहां पे सरताज, लेकिन ताकत मिलेगी मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को। इसीलिए ये मायने नहीं रखता है कि कितने लोग जा रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर 550 है, 70% तो गूंगे मुक्के बहरे हैं। बोलने वालों में सबसे ऊंचे मुकाम के ऊपर अगर कोई है और उनका कट्टर दुश्मन भी ये मानता है, मेरे को आके धीरे से पूछता है, आज बोलने वाले क्या? असद साहब, असदुद्दीन अवैसी। और अगर मैंने बोल दिया हाँ आज दोपहर में 4 बजे उन्होंने बोलने वाले हैं, पूरा भाजपा वहां पे बैठा रहता है कि शेर क्या बोल देता है करके वहां पे बैठे रहते हैं। पहले ये था कि असद साहब खड़े रहते थे तो वो नारे लगाते थे, अब असद साहब का भाई उनके पीछे जाके बैठता है और वहां से कोई नारा अगर लगाता है तो पीछे से मैं बता रहे चल बैठ बे बैठ। देख लेना कई मर्तबा वहां